मेरे पति का नाम समीर है। समीर मेरे लिए किसी हीरो से कम नहीं है। समीर ने एमबीए किया है और अभी एक बड़ी कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। मेरे पति के दो भाई हैं। बड़े भाई शेखर हैं। मेरे जेठ जी यानी शेखर भैया सीए हैं और उनकी खुद की अपनी एक कंसल्टेंसी फर्म है। मैं अपने जेठ जी के साथ उनके ऑफिस के कामों में मदद करती हूँ। जेठ जी की पत्नी श्वेता यानी मेरी जेठानी जी, जिन्हें मैं भाभी ही कहकर बुलाती हूँ, मेरी जेठानी जी भी एक भरे बदन की आकर्षक महिला है। श्वेता भाभी हाउसवाइफ हैं और उनका अब एक 1.5 साल का बच्चा है। मेरा देवर सौम्य और देवरानी जानकी ने लव मैरिज की है, जबकि मेरी और श्वेता भाभी की अरेंज मैरिज हुई है। करीब 2 साल पहले की बात है, जब मेरी जेठानी जी यानी श्वेता भाभी प्रेग्नेंट थी और उनका छठा महीना चल रहा था। पहला बच्चा गर्भ में होने के कारण वो अपने मायके चली गई थी। मेरे पति काम के सिलसिले में 15 दिन के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हुए थे और मेरे देवर देवरानी दोनों लंदन में प्रैक्टिस कर रहे थे। मैं अपने जेठ जी के ऑफिस में उनके कामों में मदद करती हूँ और इस वजह से मैं उनके साथ काफ़ी टाइम व्यतीत करती हूँ। मेरा ये कहना गलत नहीं होगा कि 24 में से 10 घंटे तो मैं अपने जेठ जी के साथ ही होती हूँ। हम सब मतलब मेरे पति, जेठ जी, जेठानी जी, देवर और देवरानी और मैं, जब सब घर में साथ होते तब हम सबके बीच मस्ती मजाक, नॉनवेज जोक्स वगैरह सब चलता रहता है। फैमिली के सभी मेंबर्स फ्रेंडली हैं और खुले विचारों के हैं। कभी कभार ऑफिस में काम के दौरान जेठ जी का हाथ मेरी कमर से भी टकरा जाता था, तो कभी उनकी कोहनी मेरे कंधों के नीचे हिस्से पर लग जाती थी। मेरे जेठ जी ये सब जानबूझकर करते थे या अनजाने में, ये तो मुझे नहीं पता था। पर उसके बाद जेठ जी खुद ही शर्म महसूस करने लगते और मुझसे नज़र चुराने लगते, जिससे मुझे लगता कि शायद गलती से हो गया होगा। मैं भी उन बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने काम में लगी रहती। इतना टाइम साथ में रहने से और साथ में काम करने से मेरे दिल में जेठ जी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन गया था। वो कहते हैं ना कि एक मर्द और एक औरत जब काफ़ी टाइम एक दूसरे के साथ बिताते हैं तो उनके मन में सामने वाले के लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो आ ही जाती है। यही सब मेरे साथ भी हुआ था। पर जेठ जी का क्या हाल था ये मुझे नहीं पता था। जेठ जी हमेशा की तरह ही रहते। उनके मन में क्या चलता मैं कभी समझ ही नहीं पाती। ना ही कभी जेठ जी ने ऐसी वैसी हरकत की जिससे मैं कुछ समझ पाती, और ना ही कभी मेरे मन में जेठ जी के साथ ऐसा कुछ करने का ख्याल आया था। इसका एक कारण ये भी था कि हम दोनों के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का विकल्प मौजूद था। मेरे पति जब भी घर पर होते तो ऐसी कोई रात नहीं होती जिसमें हम दोनों खेल ना खेलते हों। मेरे पति मुझे पूरी तरह संतुष्ट भी कर देते हैं। कभी कभी तो 2-2 बार खेलते हैं। मैं थक जाती, पर मेरे पति नहीं थकते। पता नहीं क्या खाकर आते और फिर मुझे थकाकर ही छोड़ते। श्वेता भाभी से बातचीत में पता चलता कि जेठ जी का भी वही हाल है। वो भी एक बार शुरू हो जाते तो रुकने का नाम नहीं लेते। मतलब ये कि हम दोनों अपनी प्यार भरी लाइफ से खुश थे। उस समय यही अगस्त सितंबर का महीना चल रहा था। श्वेता भाभी को मायके गए यही कोई 15-20 दिन हुए थे और मेरे पति को ऑस्ट्रेलिया गए 5-6 दिन हुए थे। मेरा दिन तो आराम से कट जाता, पर रात को पति की याद सताने लगती। जिसका पति उसे बहुत प्यार करता हो, रात को बिना खिले न सोता हो, अब उसे बिना पति के कैसे चैन पड़ता। रात होते ही आग लग जाती और उस आग में घी का काम करता है मेरे पति का फ़ोन पर रोमांटिक बातें करना। मैं ऑफिस से थोड़ा जल्दी चली आती क्योंकि मुझे खाना भी बनाना होता है, और घर पर पहुंचकर कामों के बीच अपने पति से बातें भी करती। जिनकी ज़िंदगी में किसी बात का टेंशन ना हो और सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो वो अपने पति या पत्नी से कैसी रोमांटिक बातें करते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर पति से बातों के दौरान ही मेरी हालत ख़राब होने लग जाती है। उस दिन भी मैं ऑफिस से जल्दी निकल गई, पर रास्ते में अचानक हुई बारिश की वजह से मैं भीग गई। घर पहुंचकर मैंने तुरंत ही कपड़े बदले और जल्दी में श्वेता भाभी की नाइट ड्रेस को पहन लिया। मुझे पता था कि भाभी 4-5 महीने से पहले तो आने वाली है नहीं, और कौन सा मैं रोज़ उनके कपड़े पहनने वाली हूँ। ये तो बस सामने दिख गई तो पहन ली। मैं अपने कामों में लग गई। कामों के दौरान पति से बात भी हुई, क्योंकि उस दिन पति भी कुछ ज़्यादा ही रोमांचक हो रहे थे। मैंने जैसे तैसे छोटे मोटे कामों को ख़त्म किया और घड़ी की तरफ देखा तो 10 बजने वाले थे। मतलब जेठ जी के आने का समय हो चुका था, पर अभी तक मैं खाना नहीं बना पाई थी। मैं फटाफट खाना बनाने में लग गई। थोड़ी ही देर में दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं समझ गई कि जेठ जी आ गए। मुझे मालूम था कि जेठ जी आने के बाद सीधा अपने बेडरूम में जाएंगे, फिर फ्रेश होकर हॉल में बैठकर टीवी देखेंगे, इसलिए मैं और जल्दी करने लगी। अभी 5-7 मिनट ही बीता होगा और मैं रोटी बनाने में लगी हुई थी। इतने में किसी ने पीछे से आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरी गर्दन पर किस करते हुए आवाज़ आने लगी, श्वेता मेरी जान, मुझे पता था कि तुम भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। जितना मैं यहाँ तड़प रहा था उतना तुम भी तड़प रही होगी वहाँ, इसलिए तुम वापस आ गई ना। इतना बोलकर उन्होंने मुझे अपनी तरफ घुमा दिया। आवाज़ से ही मैं पहचान गई कि ये तो जेठ जी हैं, और शायद भाभी की नाइट ड्रेस की वजह से इन्होंने मुझे श्वेता भाभी समझ लिया। पर मेरे कुछ बोलने से पहले ही जेठ जी शुरू हो गए और मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला।
मेरी और श्वेता भाभी की लगभग सेम हाइट और फिगर होने की वजह से पीछे से पहचानना थोड़ा मुश्किल है, और उस मुश्किल को भाभी के नाइट ड्रेस ने और बढ़ा दिया था। मुझ पर नज़र पड़ते ही जेठ जी एकदम शॉक्ड हो गए और मुझे छोड़कर पीछे हटते हुए अपनी झिझक दिखाने लगे। प्रिया तुम? इसके बाद जैसे जेठ जी के होठ सिल से गए, वो पता नहीं किस कश्मकश में उलझ से गए। मैं तो पहले से ही सुन्न पड़ गई थी और चुपचाप सिर नीचे झुकाकर खड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या कहूं और उनकी इस हरकत पर कैसे रिएक्ट करूं। जेठ जी का तो पता नहीं, पर मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। अभी मैं यही सब सोच ही रही थी कि इतने में जेठ जी बोले, सॉरी प्रिया, मुझे लगा कि श्वेता वापस आ गई और उसे सरप्राइज़ देने के चक्कर में मैं तुमसे। इतना कहकर जेठ जी चुप हो गए। उसके आगे वो क्या कहना चाहते थे मैं भी समझ गई थी। हम दोनों अपनी जगह पर जम से गए थे। कुछ देर चुप रहने के बाद जेठ जी ने फिर से बोलना शुरू किया। जेठ जी, आज ही बात हुई थी मेरी श्वेता से और उसने बोला था कि आज वो मुझे सरप्राइज़ देगी, और पीछे से तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि वो यहाँ आकर मुझे सरप्राइज़ देने वाली है, इसलिए मैं पीछे से आकर उसे सरप्राइज़ देने का सोचा। अभी जेठ जी बोल ही रहे थे कि इतने में ज़ोरदार चमक और आवाज़ के साथ आसमानी बिजली कड़की और मैं भागकर जेठ जी के गले लग गई। मैं कुछ समझती कि ये मैंने क्या किया या खुद को संभालती, उससे पहले ही 2-3 बार और आवाज़ के साथ बिजली कड़की। हर आवाज़ और चमक के साथ डर के कारण मेरी पकड़ भी मजबूत होती गई। कुछ देर तक तो जेठ जी एकदम खंभे के जैसे खड़े रहे। शायद जो कुछ हुआ पिछले 1 मिनट में वो सब उनके लिए भी किसी सरप्राइज़ से कम नहीं था। डर के मारे मैं तो पहले से ही उनकी बाहों में सिकुड़ी हुई थी। मैं कुछ समझ पाती उसके पहले ही जेठ जी ने शायद मुझे संभालने के लिए या मौके का फ़ायदा उठाने के लिए मेरी पीठ को हल्के हल्के सहलाने लगे और थपकी देने लगे कि मैं ना डरूं। कभी वो मेरे सिर को सहलाते तो कभी मेरी पीठ को। उनका सहलाना मुझे भी अच्छा लगने लगा। मेरे मन में अभी भी अजीब उधेड़पुन चल रहा था, जैसे कि क्या ये जो कुछ हो रहा है वो सही है, मुझे जेठ जी को रोकना चाहिए या नहीं, और इसके बाद क्या होगा। मैं अभी भी अपना सिर डर के मारे उनके सीने में ही छुपाकर खड़ी थी और जेठ जी मेरा सिर सहला रहे थे। जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे मेरी पकड़ ढीली पड़ती गई, पर ना तो मैंने जेठ जी से अलग होने की कोशिश की और ना ही जेठ जी ने मुझे अलग किया। जेठ जी का हाथ अभी भी मेरी पीठ पर ही था। मैंने सर उठाकर जेठ जी को देखने का सोचा, पर जैसे ही मैंने अपना चेहरा उनके चेहरे की तरफ किया, हम दोनों के होठ एक दूसरे के होठों के पास आ गए। मैं उनकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। मेरा गला एकदम सूख गया और दिल की धड़कन बढ़ गई। मैं अब जेठ जी या खुद को रोकने के बिल्कुल मूड में नहीं थी। मैं बस इंतज़ार कर रही थी कि कब जेठ जी पहल करें। अगर वो ऐसा करते तो मैं उन्हें नहीं रोकती, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे पति ने बातों से ही मुझे पागल कर दिया था। अभी वो आग ठंडी हुई भी नहीं थी कि इतने में ये सब हो गया। इस घटनाक्रम से उस आग में चिंगारी का काम किया था। मतलब ये कि मैं एक बार फिर से पागल होना शुरू हो गई थी, पर जेठ जी ने कोई पहल नहीं की। कुछ देर तक तो जेठ जी की पहल का इंतज़ार करने के बाद मैंने फिर से अपना सिर झुका लिया। मैं समझ गई थी कि शायद जेठ जी भी मेरी तरह अभी भी उलझन में ही हैं, इसलिए मैंने फिर से अपना सिर उनके सीने में लगा दिया। ये मेरी तरफ से जेठ जी के लिए एक इशारा था और जेठ जी भी शायद मेरा इशारा समझ गए। कुछ देर तक तो जेठ जी ने कोई हरकत नहीं की और मैं भी वैसे ही खड़ी रही। उसके कुछ देर बाद मैंने जेठ जी के हाथों में हलचल को महसूस किया। पहले जेठ जी अपना हाथ सिर्फ मेरे कंधे और पीठ पर ही थपका रहे थे, पर अब उनका हाथ मेरी पीठ से होकर मेरी कमर तक आने लगा था। उनका हाथ जैसे जैसे मेरी कमर पर आने लगा वैसे वैसे मेरी धड़कन और सांसें बढ़ने लगी। मैंने एक बार फिर अपना सर उठाकर जेठ जी के चेहरे को देखा। जेठ जी भी मेरे चेहरे को देख रहे थे। उनकी आंखें जैसे मुझसे आगे बढ़ने की इजाज़त मांग रही थी। उनका हाथ मेरी कमर पर रुक सा गया था। मैं फिर से अपना चेहरा नीचे करने ही वाली थी कि जेठ जी ने मेरे चेहरे को दूसरे हाथ से रोक लिया। कुछ देर तक हम बस एक दूसरे की आंखों में ही देखते रहे, जैसे एक दूसरे की मन की बात समझने की कोशिश कर रहे हों। मैं तो जेठ जी की मन की बात नहीं समझ सकी, पर शायद जेठ जी मेरे मन की बात समझ गए और उन्होंने आगे बढ़कर अपने होठों को मेरे होठों से लगा दिया। उस वक्त मुझे अच्छा भी और अजीब भी लगा, क्योंकि मन तो मेरा भी आगे बढ़ने का कर रहा था, पर जेठ जी के साथ कैसे करूं, क्या कहूं, इसलिए मैं कुछ समझ ही नहीं सकी कि क्या करूं। मैं तुरंत ही जेठ जी से अलग होकर दूर खड़ी हो गई और उनकी तरफ पीठ करके खुद को संभालने लगी। अभी मैं अपनी सांसों को संभाल भी नहीं पाई थी कि इतने में जेठ जी फिर से पीछे से आकर मुझसे गले लग गए। मुझे अपनी कमर के पास भी महसूस होने लगे। अब मेरा खुद को कंट्रोल कर पाना मुश्किल होने लगा। मेरी सांसें फिर से उखड़ने लगी, पर अभी भी मेरे दिल और दिमाग में सही और गलत के बीच जंग सी चल रही थी। दिल कह रहा था कि आगे बढ़कर आज सब हासिल कर लूं, और दिमाग कह रहा था कि रिश्ते की मर्यादा बनी रहने दूं।
इतने में जेठ जी ने मुझे घुमाकर अपनी तरफ सीधा कर लिया और मुझसे गले लग गए। फिर भी मैंने अधूरे मन से जेठ जी को रोकने की कोशिश की, पर ज़बान लड़खड़ाने की वजह से मैं सिर्फ इतना ही बोल सकी, जेठ जी प्लीज़ रुक जाइए। पर मेरी बात का जेठ जी पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ। जेठ जी पर प्यार का भूत सवार हो चुका था और उन्होंने मुझे और कसकर अपने गले लगा लिया। वो मुझे किस करते हुए बोले, प्रिया प्लीज़ अब मत रोको। मैं पहले से ही पागल हो रही थी, पर उनकी इस हरकत की वजह से मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने भी जेठ जी का चेहरा पकड़ा और अपने होंठ रख दिए। उसके बाद तो जैसे जंग सी छिड़ गई। मेरे हाथ तो अभी भी जेठ जी के चेहरे पर ही थे, पर जेठ जी के हाथ मेरे सिर पर था। ये सिलसिला करीब 5-7 मिनट चला। उसके बाद मैं अपनी बाहों में घूम गई। थोड़ी ही देर में जेठ जी के हाथ मेरे कंधे दबाने लगे। उनकी इन सब हरकतों को मैं भी इंजॉय कर रही थी। करीब 10 मिनट तक ये चलता रहा। मैं भी क्या गलत और क्या सही इस सब के बारे में सोचना छोड़कर उनका पूरा साथ दे रही थी। उस वक्त मैं कुछ भी सोचने के मूड में नहीं थी और जेठ जी को देखकर लग रहा था कि उनका हाल भी मेरे जैसा ही है। हम दोनों ही अंधे, गूंगे और बहरे हो चुके थे। मैं जेठ जी की रसोई के स्लैब तक खींच कर ले गई और स्लैब का सहारा लेकर खड़ी होकर जेठ जी का साथ देने लगी। अभी भी हम उलझे हुए थे। कुछ देर बाद जेठ जी एकाएक रुक गए और अपना चेहरा ठीक मेरे चेहरे के सामने करके मेरी आंखों में देखने लगे, जैसे मेरी आंखों से मेरी मन की बात समझने की कोशिश कर रहे हों। कुछ सेकंड्स तक मैंने भी उनकी आंखों से आंखें मिलाने की कोशिश की, पर जल्दी ही शर्म के मारे मैंने अपनी आंखें झुका ली। उसके बाद जेठ जी ने मुझे कमर से पकड़कर रसोई के स्लैब पर बिठा दिया और फिर से अपने काम में जुट गए। मैं समझ रही थी कि अब जेठ जी क्या चाहते हैं, पर मैं अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं अनजान बनकर किस करने में ही लगी रही। उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। मैं और कब तक बर्दाश्त करती और कब तक मैं अपनी फीलिंग छुपा कर रख पाती। आखिरकार मेरे सब्र का बांध टूट गया था। मैं अपनी आंखें बंद करके उस आनंद को महसूस कर रही थी। आनंद के मारे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी भी वक्त गिर जाऊंगी। रसोई में जेठ जी द्वारा काम होता देख अब जाकर मुझे सुकून मिला। अब मेरे मन को और भी ज़्यादा शांति मिली। उधर जेठ जी अपने काम में लगे हुए थे और इधर मुझे मज़ा आ रहा था काम करवा कर। 20-25 मिनट बाद मैं समझ गई कि जेठ जी का काम ख़त्म होने वाला है। उनकी काम करने की गति भी बढ़ती जा रही थी। इस चक्कर में 1-2 बार तो मेरा सर भी रसोई की दीवार से टकरा गया। जेठ जी का काम ख़त्म होते ही उन्होंने अपना सामान उठाया और बिना कुछ बोले ही रसोई से निकल गए। ये मुझे कुछ बुरा तो लगा, पर मैं कुछ बोल ना सकी। उन्होंने जो सामान बिखेर दिया था, मैंने तुरंत ही पास में ही पड़े एक कपड़े को उठाकर साफ कर दिया। कुछ देर तक तो मैं वैसे ही खड़ी रही और पिछले 1 घंटे में जो कुछ हुआ वही सब दिमाग में चलने लगा। अब मैं ये सोच रही थी कि बाहर कैसे जाऊं, क्योंकि जेठ जी अभी हॉल में ही होंगे और अगर मुझे बाथरूम या अपने बेडरूम में जाना है तो हॉल से होकर ही जाना पड़ेगा। उधर अगर जेठ जी दिख गए तो मैं उनसे नज़रें कैसे मिला पाऊंगी। भले ही उन्होंने मेरे साथ काम कर दिया, पर वो सब तो जोश जोश में हो गया। खैर, मुझे रसोई से बाहर तो जाना ही था, कपड़े बदलने थे और खाना भी खाना बाकी था। पर कैसे होगा ये सब, मैं सोचने लगी थी। कुछ देर तक सोचने के बाद मैंने रसोई के दरवाजे से झांक कर देखा तो जेठ जी हॉल में नहीं दिखे। मैं तुरंत ही भागकर अपने बेडरूम में चली गई और अपने बाथरूम में घुस गई। पहले तो मन किया कि नहा लेती हूँ, फिर सोचा अभी तो पूरी रात बाकी है, अगर मौका मिला तो बाद में देख लूँगी। खुद की भावनाओं को कंट्रोल करते हुए मैंने शॉवर लिया और इस बार अपनी नाइट ड्रेस टॉप पजामा पहना। वैसे रात को तो मैं कोई मेकअप वगैरह नहीं करती, पर आज पता नहीं क्यों मन कर रहा था कि पूरी दुल्हन की तरह सजूं। पर इतना सब करना मुझे ठीक ही नहीं लगा और इसलिए मैंने हल्का सा टचअप किया और बाहर आ गई। जेठ जी अभी भी हॉल में ही नहीं दिखे, शायद वो अभी भी अपने रूम में ही थे। मैं सीधे रसोई में चली गई, वहाँ की सभी अस्त व्यस्त चीज़ों को फिर से सही किया और खाना बनाने लगी। खाना बनाने के बाद मैंने फिर से रसोई से झांक कर देखा, पर अभी भी जेठ जी नहीं दिखे। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं जेठ जी को खाना खाने के लिए बुलाऊं कैसे। अमूमन हम सब हॉल में एक साथ ही खाना खाते हैं और अब जब से मैं और जेठ जी अकेले थे तब से लेकर आज तक भी हम दोनों एक साथ ही खाना खाते थे। पर आज जो कुछ हमारे बीच हुआ उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि जेठ जी को कैसे बुलाऊं। फिर सोचा कुछ देर इंतज़ार ही कर लेती हूँ, शायद जेठ जी खुद ही बाहर आकर मुझे आवाज़ दें। किसी का इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है। बड़ी मुश्किल से करीब 10-15 मिनट मैंने इंतज़ार किया और इस दौरान मेरी नज़र कभी घड़ी पर तो कभी हॉल पर ही टिकी रही। पर अभी तक जेठ जी ना ही अपने कमरे से निकले और ना ही मुझे खाने के लिए आवाज़ दी। काम के दौरान अच्छी खासी मेहनत होने की वजह से मुझे भूख भी जोरों की लगी थी और इधर जेठ जी पता नहीं अपने कमरे में क्या कर रहे थे। सच कहूँ तो भूख की वजह से अब मेरे सब्र का बांध टूटने लगा, पर अकेले खाना खाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने रसोई से जेठ जी को 2 बार आवाज़ लगाई, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला।
थोड़ी देर और इंतज़ार करने के बाद मैं हॉल में आ गई और वहाँ से भी जेठ जी को आवाज़ लगाई। जेठ जी के कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला होने की वजह से मेरी आवाज़ जेठ जी तक पहुँच ही रही होगी, पर फिर भी जेठ जी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। अब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने ठीक जेठ जी के कमरे के सामने जाकर जेठ जी को आवाज़ लगाई। अब भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मैंने हल्के से दरवाजे को धक्का दिया, दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया। सामने देखा तो जेठ जी शॉर्ट्स और टी शर्ट में अपने बेड पर सर नीचे किए हुए बैठे थे। शायद वो कुछ सोच रहे थे। मैंने एक फिर से जेठ जी को आवाज़ दी। इस बार जेठ जी ने एक बार सर उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर से सिर झुका लिया। मैं समझ गई कि हो ना हो जेठ जी अभी थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ उसी के बारे में सोच रहे हैं और शायद जेठ जी बुरा महसूस कर रहे हैं। इसलिए मैंने माहौल को हल्का बनाने के लिए जेठ जी से बात करने का फ़ैसला किया। क्या सोच रहे हैं भैया? मेरे सवाल के बाद जेठ जी कुछ देर तक मेरे चेहरे को देखते रहे और फिर अपना सर नीचे कर लिया। मैं, क्या हुआ भैया, क्या सोच रहे हैं आप? खाना नहीं खाना है क्या आपने? मेरे सवालों से शायद जेठ जी ने महसूस किया कि जो कुछ हुआ उसके बाद मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। जेठ जी मेरी तरफ देखते हुए बोले, सॉरी प्रिया, मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद को संभाल नहीं पाया। इतना बोलकर जेठ जी फिर से चुप हो गए और उन्होंने फिर से अपना सर नीचे कर लिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि मैं जेठ जी को कैसे बताऊँ कि जो कुछ हुआ वो मुझे भी अच्छा लगा। भले ही वो सब अचानक से हो गया, पर जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ और मैं आगे भी उसके लिए तैयार हूँ। मैं, ऐसा क्या? अच्छा चलिए खाना खा लीजिए, आपकी वजह से काफ़ी देर हो चुकी है। मैंने आपके शब्द को थोड़ा खींचकर बोला, पर शायद जेठ जी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। जेठ जी, नहीं प्रिया, तुम जाकर खा लो, मेरा खाने का मन नहीं है। मैं, अगर मुझे अकेले खाना होता तो इतनी देर से आपको आवाज़ क्यों लगाती? जेठ जी, अच्छा अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं समझ गई कि जेठ जी अभी भी खुद को दोषी समझ रहे हैं और वो मुझे टालने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं अपने दिल की बात जेठ जी को कैसे कहती, इसलिए मैंने सोचा कि चलो जेठ जी को कुछ हिंट दे दी जाए, शायद वो समझ जाएं। मैं, नहीं, आप मेरे साथ ही चलो और अगर आपको मेरे साथ खाना खाने में शर्म आ रही है तो मैं आपका खाना यहीं लाकर आ जाती हूँ। मेरी बात सुनकर जेठ जी को जैसे तैसे राहत सी महसूस हुई। जेठ जी कुछ देर तक मेरे चेहरे को देखते रहे और उस दौरान मैं हल्के हल्के से मुस्कुराती रही। जेठ जी बोले, प्रिया, अभी जो कुछ हुआ उस वजह से तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? मैं, अगर मैं नाराज़ होती तो यहाँ आपको मनाने आती क्या? उनके सवाल के जवाब में मेरा सवाल सुनकर जेठ जी रिलैक्स हो गए। अब उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। जेठ जी, हाँ ये भी है। मैं खाने चल रहे हैं या खाना यहीं लेकर आऊँ? जेठ जी, 2 मिनट बैठो ना प्रिया, फिर खाना खाते हैं ना। मेरी समझ में आ गया कि अब जेठ जी के मन से सारी हिचकिचाहट दूर हो गई है और हो सकता है कि कुछ देर बाद फिर से काम शुरू हो जाए। मैं भी मन ही मन एक बार और काम करने के लिए तैयार थी। मैं जेठ जी की बात मानते हुए वहीं बड़े स्टूल पर बैठ गई। कुछ देर तक ना तो मैंने कुछ बोला और ना ही जेठ जी ने। फिर अचानक से जेठ जी ने बोलना शुरू किया, सॉरी प्रिया, श्वेता की नाइट ड्रेस की वजह से मैं कंफ्यूज हो गया था और उसी दुविधा में मैंने तुम्हें पीछे से गले लगा लिया और उसके बाद मौसम की वजह से जो कुछ हुआ फिर मैं खुद को रोक नहीं पाया। पर सच कहूँ तो मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था और ना ही मेरे मन में तुम्हारे लिए ऐसी कोई सोच थी। जेठ जी पता नहीं और क्या क्या बोल रहे थे, पर मेरा ध्यान वहाँ था जहाँ हल्की हल्की हलचल हो रही थी। कोई 5-7 मिनट तक जेठ जी बोलते रहे। जैसे जैसे जेठ जी की बातें बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे हलचल भी बढ़ती जा रही थी। अब मेरा खुद को रोकना भी मुश्किल हो रहा था। मेरा मन कर रहा था कि जेठ जी को बेड पर धकेल दूँ और जो ख्वाहिशें अधूरी रह गई थी उन्हें पूरा कर लूँ, पर मैं सही मौके का इंतज़ार कर रही थी। ये भी सच था कि जेठ जी एक बार तो काम कर चुके थे, पर वो सब हालात की वजह से हुआ था और उस वक्त मैं तैयार भी नहीं थी। शायद इसलिए मैं अभी भी पहल करने में हिचकिचा रही थी। पर इतना तो मैं पक्का कह चुकी थी कि अगर इस बार मौका मिला तो मैं अपने हिसाब से काम करूँगी। जेठ जी समझ गए कि मेरी नज़र क्या ढूंढ रही है, इसलिए वो आराम से बैठ गए। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। जेठ जी से मेरी नज़र मिलते ही मुझे शर्म आ गई और मैंने अपनी नज़रें नीचे कर लीं। इतने में जेठ जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उन्होंने मेरे पास आकर मेरे कंधों पर अपना हाथ रख दिया। मैंने अपना चेहरा ऊपर करके जेठ जी को देखना चाहा। जेठ जी मेरे पास खड़े थे और मैं स्टूल पर बैठी थी। इस वजह से जेठ जी का चेहरा मेरे चेहरे के सामने नहीं था। जेठ जी मुझे स्टूल से उठाने का प्रयास करने लगे। मैं भी उनका इशारा समझकर स्टूल से उठ खड़ी हुई। मेरे खड़े होते ही जेठ जी ने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उनके गले लग गई। कुछ देर तक वैसे ही रहने के बाद जेठ जी ने मुझे अपने से अलग कर दिया और मेरे चेहरे को पकड़कर मुझे किस करना चाहा, पर मैं अपने हाथ की उंगलियों उनके होठों पर रखकर उन्हें रोकते हुए बोली, भैया पहले खाना खा ले, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। जेठ जी, हाँ। मैं, खाना यहीं लेकर आऊँ या हॉल में चले गए खाने? जेठ जी, यहीं लेकर आ जाओ, साथ में खाते हैं।
मैं ओके इतना बोलकर मैं रसोई में खाना लेने चली गई। मैं 2 प्लेट में खाना परोस कर लाई। ये देखते ही जेठ जी बोले, 2 प्लेट में क्यों, एक ही में खा लेते हैं ना। मैं समझ गई कि जेठ जी रोमांचक हो रहे हैं, मतलब इस बार और मज़ा आने वाला है। मैं अब लेकर आ गई हूँ तो खा लेते हैं जेठ जी। ठीक है। इसके बाद हम दोनों ने अपनी अपनी प्लेट ले ली। जेठ जी बेड पर और मैं स्टूल पर बैठकर खाना खाने में लग गए। मेरी नज़र बार बार जेठ जी पर ही जा रही थी। आज जेठ जी के खाने का तरीका देखकर लगा जैसे वो जल्दी से खाना ख़त्म करना चाहते हों। उनकी जल्दी में भी समझ रही थी, पर इस बार मैं उन्हें तड़पाना चाहती थी, इसलिए मैं अपना खाना आराम आराम से खा रही थी। अभी मैंने आधा खाना भी नहीं ख़त्म किया था, उससे पहले ही जेठ जी ने अपना खाना ख़त्म कर दिया और हाथ मुंह धोकर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे। मैं भी उनकी मुस्कुराहट का मतलब समझ रही थी, फिर भी मैं आराम आराम से ही खाने में लगी रही। कुछ देर में ही मेरा भी खाना ख़त्म हो गया। मैंने चुपचाप अपनी और जेठ जी की प्लेट को उठाया और बिना जेठ जी की तरफ देखे रसोई में चली गई। अभी मैंने सारे बर्तनों को सिंक में रखा ही था, इतने में जेठ जी ने पीछे से आकर मुझे फिर से पकड़ लिया और मुझे बेसिन के पास से हटाकर रसोई के बीचों बीच करके अपनी तरफ घुमा दिया। मैं उन्हें धक्का देकर अपने से अलग करते हुए बोली, क्या भैया जी, अभी भी आप मुझे श्वेता भाभी ही समझ रहे हैं क्या? इस बार तो मैंने अपनी नाइट ड्रेस पहनी है। जेठ जी मुझे फिर से अपनी बाहों में जकड़ते हुए बोले, नहीं, इस बार मैं तुम्हें श्वेता नहीं प्रिया ही समझ रहा हूँ। मैं, अच्छा, फिर भी आप मुझसे चिपकते जा रहे हैं? जेठ जी, हाँ, पिछली बार अनजाने में गलती हो गई थी, लेकिन इस बार जानबूझकर गलती करनी है। इतना बोलकर जेठ जी ने अपने होठ मेरे होठों पर रख दिया। मन तो मेरा भी यही चाहता था कि बाकी कामों के बारे में सोचना छोड़कर इस पल का मजा लूँ, पर फिर दिमाग में आया कि पूरी रात बाकी है और जेठ जी को भी तो तड़पाना है। इसलिए मैं उन्हें अपने से अलग करते हुए बोली, ठीक है, आपको जो करना है बाद में करना, क्योंकि अभी मुझे बहुत काम करना बाकी है। इतना बोलकर मैं फिर से बेसिन के पास चली गई और बर्तन धोने लगी। अभी कुछ ही सेकंड्स बीते होंगे कि जेठ जी ने पीछे से ही मुझे फिर से अपनी बाहों में ले लिया और मेरे बालों को सहलाते हुए बोले, काम तो कल सुबह भी हो जाएगा प्रिया, अभी मुझे और मत सताओ। जेठ जी की तरफ देखकर मुझे मज़ा आ रहा था। उन्हें और सताने के लिए मैं थोड़ा गुस्से में नाटक करते हुए बोली, नहीं, सुबह आपको भी ऑफिस जाने की जल्दी होती है और मुझे भी। ये सब काम अभी ख़त्म नहीं किया तो सुबह दोनों को लेट हो जाएगा। अभी आप चुपचाप जाकर हॉल में या अपने बेडरूम में बैठिए और मुझे मेरा काम ख़त्म करने दीजिए। मेरे झूठे गुस्से का असर जेठ जी पर हुआ। अब वो चुपचाप वहीं खड़े खड़े कभी बर्तनों को तो कभी मुझे घूर रहे थे। मैं चुपचाप अपने काम में लगी रही। तभी अचानक जेठ जी ठीक मेरे बगल में आकर बेसिन के पास खड़े हो गए और मेरे द्वारा मांजे बर्तनों को धोने लगे। जेठ जी की इस हरकत पर मुझे हंसी आ गई। जल्दी ही हमने बर्तन धोकर रख दिए। इसके बाद मैं रसोई साफ़ करने लगी। जेठ जी अभी भी वहीं रसोई में ही खड़े खड़े मेरे फ्री होने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही देर में मैं भी काम से फ्री हो गई। स्लैब के सहारे खड़ी होकर जेठ जी की तरफ देखा तो वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे पूछना चाह रहे हों कि अब और कौन सा काम बाकी है। जेठ जी का चेहरा देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट आ गई, जिसे जेठ जी ने अपने लिए ग्रीन सिग्नल समझ लिया। जेठ जी मेरे पास आकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और किस कर दिया। मैं भी इसी बात का इंतज़ार कर रही थी और अब जब मौका बन गया तो मैं भी जेठ जी का साथ देने लगी। रसोई में हम किस करने लगे। इस दौरान जेठ जी के हाथ और मेरे हाथ एक दूसरे के पेट पर घुमाने में बिजी थे। अब मेरा खुद पर से कंट्रोल छूट गया। मैंने खुद को एकदम ढीला छोड़ दिया, या यूँ कह लीजिए कि मैंने खुद को पूरी तरह से सौंप दिया। जेठ जी मुझे किस किए जा रहे थे। मेरे पैर कांपने लगे थे। अब तो बेताबी बढ़ने लगी थी। इसी बेताबी के कारण मैं जेठ जी को खींचते हुए हॉल में लेकर आ गई। लगभग उन्हें धक्का देते हुए सोफे पर गिराकर उनके गले लग गई। जेठ जी को मेरे इस रूप का अंदाजा ही नहीं था। वो एकदम भौचक्के से मेरी हरकतों का मजा ले रहे थे। हमने कपड़े एक तरफ रख दिए और देखने लगे। कुछ देर के बाद एकाएक जेठ जी रुक गए और मेरी आंखों में देखने लगे। मैंने भी मौका देखकर जेठ जी को पलटकर नीचे कर दिया। उसके बाद मैं रुक गई और जेठ जी की तरफ देखा। जेठ जी मेरी तरफ ही देख रहे थे, जैसे वो जानने को बेचैन से थे कि आगे मैं क्या करने वाली हूँ। मैं उनकी मनोदशा समझ गई और अब मुझसे भी और देरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसलिए मैं पहले खुद ऊपर से हट गई और सोफे से उतरकर ठीक जेठ जी के पैरों पास अपने घुटनों पर बैठ गई। अब और देर करना मुझे भी ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं उनके पैर दबाने लगी। वो बहुत आनंद महसूस कर रहे थे। मैं भी पूरी शिद्दत से लगी रही और उनके पैर दबाती रही। जेठ जी मस्त होकर मजा ले रहे थे। फिर वो जल्दी से उठे और मुझे सोफे पर बैठाया। कुछ ही देर में हम दोनों काम करने लगे। हम दोनों को कोई जल्दी नहीं थी सोने की, इसलिए हम आराम से काम करने में लगे रहे। मुझे पता था कि जेठ जी इतनी जल्दी नहीं रुकने वाले, क्योंकि जेठ जी करीब 1 डेढ़ महीने बाद अब अच्छे से काम कर रहे थे और पहली बार में ही करीब आधे घंटे तक बैठकर काम किया था, तो ये तो दूसरी बार है।
इस बार कम से कम पौना घंटा या घंटा बैठकर मेरे साथ काम करेंगे। हुआ भी वही। दूसरी बार काम करते हुए मैं थक गई थी और बीच बीच में मेरा मन कर रहा था कि जेठ जी काम करने से हट जाएं तो मैं लेट कर चैन की सांस लूं, पर जेठ जी कहाँ रुकने वाले थे। करीब 45 मिनट तक जेठ जी ने बैठाकर अच्छे से काम किया और फिर काम ख़त्म करके बगल में लेट कर सुस्ताने लगे। उसके बाद तो मुझसे जैसे उठने की हिम्मत ही नहीं बची। मेरे पैरों में बैठे बैठे दर्द होने लगा, इसलिए मैं भी उनके बगल में ही लेटी रही। कुछ देर बाद हम दोनों उठे और एक साथ अपने अपने कमरे में जाने लगे थे। इतने में जेठ जी फिर से काम करने का कहने लगे, पर मुझ में फिर से काम करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। उस रात और उसके बाद जब तक मेरे पति ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं आ गए, तब तक हम दोनों एक ही कमरे में काम करते और सो जाते। हर रात जेठ जी मुझे बैठाकर मेरे साथ काम करते। कुछ दिन बाद एक रात मैं पति को दिखाने के लिए पूरी दुल्हन की तरह सजी, उनके साथ वीडियो कॉल पे बात की। मुझे देखकर जेठ जी दूल्हे की तरह तैयार हो गए और पूरी रात उन्होंने मेरे साथ काम किया। उसके बाद हम कभी कभी तो ऑफिस निकलने से पहले या सुबह की चाय का मज़ा लेने से पहले काम का मज़ा लेते, और कई बार तो हमने ऑफिस में भी खूब मज़ा किया। मेरे पति के वापस आने के बाद हम अपनी मस्ती और मज़े के लिए ऑफिस में या फिर ऑफिस से कहीं बाहर चले जाते।